हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में अपन ने थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर दिया था। अपन ने सिलेबस की यूनिट नंबर फर्स्ट को पढ़ रहे हैं। फर्स्ट यूनिट के अंदर अपने 4 चैप्टर हैं, 1 2 3 4, इसमें से 3 चैप्टर अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। आज अपन फोर्थ चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो इस यूनिट का सबसे लास्ट चैप्टर है और जिसका नाम है पादप जनन की विशिष्ट विधियाँ। चैप्टर का नाम है पादप जनन की विशिष्ट विधियाँ। छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। इस यूनिट के अंदर चैप्टर नंबर 2 और 3, दूसरा और तीसरा चैप्टर जो था वही चैप्टर बड़े थे। बाकी पहला चैप्टर आपने पढ़ाई है, टेस्ट भी दिया है। चैप्टर जो था वो छोटा सा चैप्टर था। वैसे ही ये फोर्थ चैप्टर जो है ये भी एक छोटा सा चैप्टर है, जिसमें से संभावना 1 नंबर वाले क्वेश्चन की ज़्यादा बनती है। वैसे ही अपने 1 नंबर वाले क्वेश्चन की संभावना पहले चैप्टर के अंदर बनती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, यूनिट जो है वो 4 नंबर की है, 1+3 में डिवाइड है। तो 1-1 नंबर के क्वेश्चन जो है वो इन पहले और चौथे चैप्टर में से बनने की संभावना है। और 3 नंबर वाला बड़ा क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 2 और 3 में से बनने की संभावना रहती है। तो फोर्थ चैप्टर अपन कर रहे हैं। कल आपने टेस्ट दिया था फर्स्ट चैप्टर का। काफ़ी सारे बच्चों की कॉपीज मेरे पास आई है, चेक भी की है। आपने जो अपलोड असाइनमेंट किया था, मेरे पास जो असाइनमेंट आपका भेजा था उसमें मैंने चेक करके उसी असाइनमेंट को अप्रूव करके उसमें रिमार्क वाले कॉलम में आपके नंबर भी सेंड कर दिए हैं। ठीक है, आगे भी अपने कंटिन्यू टेस्ट होते रहेंगे, उसकी पूर्व सूचना आपको दे दी जाएगी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं फोर्थ चैप्टर की, पादप जनन की विशिष्ट विधियाँ। तो देखो, आवर्तबीजी पादपों में, या मैं ये कहूँ कि सभी पादपों के अंदर जनन जो होता है उसकी मुख्य 2 विधियां पाई जाती है। पादपों में जनन की मुख्य रूप से 2 विधियां हैं। एक तो कायिक जनन, जिसको अपन लैंगिक जनन भी कहते हैं, और दूसरा होता है लैंगिक जनन। मुख्य रूप से पादपों में जनन इन्हीं विधियों से होता है, कायिक जनन और लैंगिक जनन के द्वारा। मगर अपवाद स्वरूप कुछ पादपों के अंदर पादप जनन की ऐसी विधियां भी पाई जाती है, यानी पादप ऐसे भी रिप्रोड्यूस या जनन करते हैं जिसमें बिना निषेचन के नए पादप बन जाते हैं। यानी निषेचन हुआ ही नहीं है, निषेचन से पहले युग्मक निर्माण होता है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन यानी युग्मक निर्माण और फिर उसके बाद में निषेचन, दोनों ही क्रियाएं हुए बिना ही नए पादप विकसित हो जाते हैं। तो जनन की ऐसी विधियों को अपन विशिष्ट विधियां कहते हैं। मुख्य रूप से तो कायिक और लैंगिक जनन के द्वारा ये जनन होता है, मगर बिना निषेचन के नए पादप विकसित हो जाते हैं, तो ऐसे जनन की विधियों को विशिष्ट विधियां अपन कहते हैं। ठीक है, कुछ वैज्ञानिकों ने इसको अलैंगिक जनन भी कहा है। विशिष्ट विधियां जो है उनको अलैंगिक जनन भी कहा है। तो ये विशिष्ट विधियां जो अपन पादपों में पाई जाती है, उन विधियों की बात करते हैं। तो मुख्य रूप से 4 विधियां हैं जो पादपों में विशिष्ट रूप से पाई जाती है। ये 4 विधियां कौन कौन सी है? नंबर 1 विधि जो है उसका नाम है असंग जनन, असंग जनन। दूसरी विधि जो है उसका नाम है अनिषेक बीजता, अनिषेक बीजता। नंबर 3 जो विधि है उसका नाम है अपने सूक्ष्म प्रवर्धन, सूक्ष्म प्रवर्धन। और नंबर 4 जो विधि है उसका नाम है अपने पास कायिक प्रवर्धन, जो अपन ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ ही लिया था। कायिक प्रवर्धन वाली जो विधि है वो तो पहले चैप्टर के अंदर पूरा डिटेल से पढ़ ही लिया था। इस चैप्टर के अंदर मुख्य रूप से 3 विधियां पढ़ेंगे अपन। हालांकि इसमें भी सूक्ष्म प्रवर्धन को तो अपन आगे वाले चैप्टर के अंदर भी डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मुख्य रूप से इस चैप्टर के अंदर असंग जनन, अनिषेक बीजता, इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ अलग प्रकार के टॉपिक, बहुगुणता है, इसके बारे में भी इस चैप्टर के अंदर अपन पढ़ेंगे। तो पादपों में जनन की जो विशिष्ट विधियां पाई जाती है, ये 4 प्रकार की विधियां हैं। नंबर 1 असंग जनन, जिसको अपन एपोमिक्सिस भी कहते हैं। दूसरी है अनिषेक बीजता, जिसे अपन एगेमोस्पर्मी भी कहते हैं। थर्ड है सूक्ष्म प्रवर्धन, जिसको अपन माइक्रो प्रोपेगेशन भी कहते हैं। और फोर्थ है कायिक प्रवर्धन, जिसको अपन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी कहते हैं। तो इनमें से अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहली विधि, जिसका नाम है असंग जनन। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा पादप जनन की विशिष्ट विधियों में सबसे पहली विधि जो है वो है असंग जनन, असंग जनन। सबसे पहले तो परिभाषा देखते हैं अपन क्या होता है असंग जनन। फर्स्ट विधि कर रहे हैं अपन असंग जनन। देखो, एपोमिक्सिस, इसके वर्ड का अपन अर्थ भी देख सकते हैं, एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ वर्ड है, एपो प्लस मिक्सिस, एपो प्लस मिक्सिस। एपो का मतलब होता है विदाउट, विदाउट, और मिक्सिस का मतलब होता है मिक्सचर होना या मिश्रण होना, मिक्सचर या मिश्रण होना, या आपस के अंदर फ्यूजन होना। मिक्सचर या अपन फ्यूजन भी बोल सकते हैं, आपस के अंदर संयुग्मन होना, जुड़ना।
विदाउट का मतलब होता है बिना, और मिक्सर का मतलब होता है मिश्रण, या फ्यूजन का मतलब होता है संयुग्मन। फ्यूजन का मतलब हो जाता है दोनों नर और मादा युग्मक का आपस के अंदर फ्यूज होना, यानी संयुग्मित हो जाना। तो देखो इस नाम के अर्थ से अपन को पता चल रहा है कि जनन की ऐसी विधि जिसके अंदर मिश्रण नहीं होता है। मिश्रण का मतलब किसका मिश्रण होता है? नर और मादा युग्मक आपस के अंदर संलयित होते हैं ना, संयुग्मन बोल दो या संलयन बोल दो, एक ही बात है। संलयन शब्द अपन बार बार में काम में लेते हैं। संलयन, संलयन का मतलब क्या होता है? नर और मादा युग्मक जब निषेचन के समय पर पास पास आते हैं, दोनों के अगुणित केंद्रक आपस में मिल जाते हैं, तो उसे संलयन बोलते हैं। तो इसमें कौन सी क्रिया नहीं हो रही है? नर और मादा युग्मकों के संलयन की क्रिया नहीं हो रही है। और नर और मादा युग्मक संलयन को अपन निषेचन भी कहते हैं। तो जनन की ऐसी विधि जिसके अंदर निषेचन नहीं होता है। निषेचन नहीं हुआ इसका मतलब युग्मक ही नहीं बने हैं। इससे पहले वाला काम क्या था? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में युग्मक बने हैं। भाई सामान्य लैंगिक जनन में क्या होता है? पहले अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन से युग्मकों का निर्माण होता है, नर और मादा युग्मक आपस में संलयित होते हैं, जिसे अपन निषेचन कहते हैं। और निषेचन के फलस्वरूप भ्रूण बनता है और उस भ्रूण से नया पादप बनता है। ये तो होता है लैंगिक जनन। मगर जनन की ऐसी विधि जिसके अंदर अर्धसूत्रण यानी अर्धसूत्री विभाजन तथा निषेचन नहीं पाया जाता है, उसे अपन असंग जनन कहते हैं। विदाउट मिक्सचर यानी बिना फ्यूजन के जनन हो जाना। बात समझ में आई? यानी सामान्य लैंगिक जनन का प्रतिस्थापन जनन की एक ऐसी विधि से हो जाना जिसमें अर्धसूत्रण और निषेचन की क्रिया न हो, असंग जनन कहलाता है। सामान्य लैंगिक जनन का प्रतिस्थापन हो गया, सामान्य लैंगिक जनन की जगह पर दूसरा जनन का प्रकार आ गया जिसमें क्या हुआ है? अर्धसूत्रण और निषेचन की क्रिया नहीं होती है और पादप भी बनते हैं, बिना निषेचन के पादप बनते हैं, उसे बोलते हैं अपन असंग जनन। बात समझ में आ गई? परिभाषा यही आपको नोट्स के अंदर भेजी जा रही है। अब अपन बात करते हैं थोड़ी सी नोट्स की। आपको बता दूं मैं 3rd चैप्टर तक की पूरी पीडीएफ आपको नोट्स की भेजी हुई थी। आज अपन 4th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इस पूरे चैप्टर की पीडीएफ जो है वो आज मैं आपको भेज चुका हूँ, आप देख लेना। नोट्स जो हैं वो नोट्स कंप्लीटली मैं आपको भेज चुका हूँ 4th चैप्टर के, ठीक है। तो असंग जनन की परिभाषा हो गई है। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं बहुत सारी, ये जो परिभाषा है हेंस विंकलन नामक वैज्ञानिक ने दी थी, जिसमें इन्होंने क्या कहा था कि सामान्य लैंगिक जनन का प्रतिस्थापन जनन की ऐसी विधि से हो जाना जिसमें अर्धसूत्रण और निषेचन की क्रिया नहीं होती है। ये परिभाषा है असंग जनन की, और ये किसने दी थी? हेंस विंकलन। हेंस विंकलन नामक वैज्ञानिक ने असंग जनन की परिभाषा कुछ इस प्रकार से दी थी। बहुत सारी भ्रूणिकी वैज्ञानिक जो है, एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो है, वो कायिक प्रवर्धन और अनिषेक बीजता जो है उसको भी असंग जनन का ही एक प्रकार मानते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं, तो ये जो परिभाषा जो हेंस विंकलन ने दी है, इस परिभाषा के अनुसार अपन असंग जनन के प्रकार की बात करते हैं। तो असंग जनन के मुख्य रूप से प्रकार है वो 2 प्रकार बने हैं। जो भ्रूणिकी वैज्ञानिकों ने जो प्रकार बताए हैं ना, बहुत सारे भ्रूणिकी वैज्ञानिक एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो है, उन्होंने असंग जनन के प्रारंभिक तौर पर पहले 2 प्रकार बनाए थे। असंग जनन के मुख्य रूप से 2 प्रकार बांटे, ठीक है। उसके बाद में डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी, जिन्होंने एम्ब्रियोलॉजी के अंदर बहुत सारा अपना काम किया था, पंचानन माहेश्वरी जो है, उन्होंने असंग जनन का फिर से विभाजन किया और उन्होंने असंग जनन को फिर से 2 भागों में बांटा। और फिर आगे चल करके ये 2 प्रकार जो बने थे ना, वो आगे चल करके 4 प्रकार बन गए थे। यानी मुख्य रूप से प्रकार में अपन प्रारंभिक रूप से भ्रूणिकी वैज्ञानिकों ने जो असंग जनन के प्रकार बांटे थे वो प्रकार 2 प्रकार थे। उसके बाद में पंचानन माहेश्वरी का जो वर्गीकरण आया असंग जनन का, उसमें 4 प्रकार बन गए थे। तो भ्रूणिकी वैज्ञानिकों ने जो असंग जनन के प्रकार बनाए थे वो मुख्य रूप से 2 प्रकार थे। नंबर 1 है बीजाणुद्भिद असंग जनन, बीजाणुद्भिद असंग जनन। और नंबर 2 है युग्मकोद्भिद असंग जनन, युग्मकोद्भिद असंग जनन। अब देखो ये 2 मुख्य रूप से प्रकार हो गए किसके? असंग जनन के, जो प्रारंभिक तौर पर भ्रूणिकी वैज्ञानिकों ने दिए थे। अब देखो 2 शब्द आए, बीजाणुद्भिद, युग्मकोद्भिद। इन दोनों शब्दों का अर्थ मैंने आपको पिछले वीडियो में, पिछले चैप्टर में जो लास्ट वीडियो था पीढ़ी एकांतर, उसमें अच्छी तरीके से समझाया था। बीजाणुद्भिद अवस्था द्विगुणित है या अगुणित है? आपको मैंने बताया था बीजाणुद्भिद हमेशा द्विगुणित पीढ़ी को दर्शाती है, और युग्मकोद्भिद यानी युग्मक है इसमें, तो युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं। तो युग्मकोद्भिद अवस्था जो है वो अगुणित पीढ़ी को दर्शाती है।
यानी ये अगुणित के लिए शब्द है, ये द्विगुणित के लिए शब्द है। सबसे पहले बात करते हैं अपन बीजाणुद्विध असंग जन्म। बीजाणुद्विध असंग जन्म में क्या होता है, देखो चाहे कितने भी प्रकार अपन असंग जन्म के पढ़ ले, सबके अंदर अपन को एक चीज का ध्यान में रखना है कि भ्रूण तो बनाना है मगर बिना निषेचन के भ्रूण बनाना है, क्योंकि नया पादप तो विकसित करना ही है। पादप तो विकसित भ्रूण से ही होगा, मगर भ्रूण तो बनेगा, मगर लैंगिक जनन के अंदर जो भ्रूण बन रहा था वो निषेचन के फलस्वरूप बन रहा था। पहले निषेचन हो रहा था, फिर भ्रूण बन रहा था। एक अंड कोशिका और एक नर युग्मक के बीच में निषेचन जब हो रहा था तो भ्रूण बन रहा था। मगर यहाँ पर भ्रूण तो बनाना है, मगर भ्रूण बिना निषेचन के बनाना है, और उस भ्रूण से पादप विकसित होता है, वो असंग जनन के अंतर्गत पादप बनते हैं। तो यहाँ पर बीजाणुद्विध असंग जनन के अंदर भ्रूण जो होते हैं वो द्विगुणित बनेंगे। ध्यान रखना, बीजाणुद्विध शब्द द्विगुणित के लिए है। तो बीजाणुद्विध असंग जनन के अंदर जो भ्रूण बनेंगे बिना निषेचन के तो बनेंगे और द्विगुणित बनेंगे, जबकि युग्मकोद्विध असंग जनन के अंदर बिना निषेचन के भ्रूण बनेंगे मगर भ्रूण अगुणित बनेंगे। ठीक है, अब भ्रूण बनेंगे बिना निषेचन के, वो भी द्विगुणित बनेंगे। तो कैसे बनेंगे, इसके लिए देखो बीजांड की संरचना आपको आनी चाहिए। इसमें बीजांड की संरचना बार बार में मैंने चित्र बना करके कई बार आपको सिखाई है। बीजांड अपन बनाते हैं तो बीजांड के अंदर इस प्रकार से बीजांड की संरचना बनाते हैं। तो ये वाला भाग जो होता है, यहाँ पर जो द्विगुणित कोशिकाएं पाई जाती है सभी, जिसको अपन बीजांड काय बोलते हैं, जो मुख्य भाग होता है बीजांड का। और ये बाहर वाले दो आवरण बनाए हैं, ये क्या कहलाते हैं, अध्यावरण। ये तो है अध्यावरण, बाह्य और आंतरिक अध्यावरण, और ये है बीजांड काय। अब देखो बीजांड काय और अध्यावरण दोनों के अंदर जो कोशिकाएं हैं वो किस प्रकार की कोशिकाएं हैं, सूत्र गुणिता के आधार पर, यानी अगुणित है या द्विगुणित है, द्विगुणित कोशिकाएं हैं। अध्यावरण के अंदर भी सभी कोशिकाएं, जितनी भी कोशिकाएं हैं वो सभी कोशिकाएं क्या है, द्विगुणित, और बीजांड काय की कोशिकाएं भी क्या है, द्विगुणित। अब क्या होता है, भ्रूण का निर्माण तो होगा मगर बिना निषेचन के होगा। तब क्या होता है कि किसी बीजांड के अंदर अध्यावरण या बीजांड काय की कोई भी एक द्विगुणित कोशिका बिना निषेचन के सीधे ही भ्रूण में परिवर्तित हो जाए। ध्यान रखना, भ्रूण का निर्माण यहाँ पर अलग प्रकार से कर रहा हूं मैं। वो भ्रूण कोश जो अंदर मादा युग्मकोद्भिद था, उसकी अंड कोशिका से नर युग्मक का आना, परागनलिका से उससे निषेचन करना, वो सब चीजें नहीं बता रहा हूं मैं यहाँ पर डायरेक्ट सीधे ही भ्रूण का निर्माण कर रहा हूँ बिना निषेचन के भ्रूण। और भ्रूण को बनाने वाली प्रारंभिक कोशिका कौन सी होगी, जब बीजांड का या अध्यावरण की कोई भी एक द्विगुणित कोशिका बिना निषेचन के भ्रूण में परिवर्तित हो जाए तो ऐसे भ्रूण द्विगुणित होंगे, क्योंकि यहाँ पर भ्रूण का निर्माण करने वाली प्रारंभिक कोशिका भी तो द्विगुणित है, और निषेचन के फलस्वरूप जो भ्रूण बन रहा था वो भी द्विगुणित था, क्योंकि उसमें एक अंड कोशिका वाला केंद्रक और एक नर युग्मक वाला केंद्रक, दोनों अगुणित केंद्रक आपस में संलयित हुए, तब भी वो द्विगुणित बन रहा था। यहाँ पर भी द्विगुणित बन रहा है, तो दोनों ही द्विगुणित भ्रूण है। मगर अंतर क्या है कि लैंगिक जनन के अंदर जो द्विगुणित भ्रूण बन रहा था वो तो लैंगिक जनन के अंदर द्विगुणित भ्रूण बन रहा था वो तो निषेचन के फलस्वरूप बन रहा था, और यहाँ पर जो द्विगुणित भ्रूण बन रहा है वो बिना निषेचन के ही बन रहा है। तो बीजांड का या अध्यावरण की जब कोई भी द्विगुणित कोशिका भ्रूण में परिवर्तित हो जाती है तो इस प्रकार के असंग जनन को बीजाणुद्विध असंग जनन कहा जाता है। इस प्रकार के असंग जनन के अंदर भ्रूण जो होता है वो द्विगुणित होता है। बात समझ में आ गई है। अब दूसरी अपन बात करते हैं युग्मकोद्भिद असंग जनन। युग्मकोद्भिद असंग जनन के अंदर भी भ्रूण का निर्माण होगा मगर अगुणित भ्रूण होगा और बिना निषेचन के होगा। युग्मकोद्भिद असंग जनन के अंदर अगुणित भ्रूण कैसे बनेगा, इसमें आप आ जाओ अंदर वाली चीज में। इसमें ये क्या है, भ्रूण कोश, जिसको अपन मादा युग्मकोद्भिद भी कहते हैं। इसका चित्र मैं अलग से बना रहा हूँ। भ्रूण कोश के अंदर 3 तो ऊपर प्रतिमुखी कोशिकाएं थी, बीच में द्वितीय केंद्रक था, और नीचे 3 2 तो इसके अंदर सहायक कोशिकाएं, एक अंड कोशिका यानी अंड समुच्चय था। अब ये सभी कोशिकाएं कैसी हैं, अगुणित कोशिकाएं तो है सभी की सभी। भ्रूण कोश एक अगुणित संरचना है क्योंकि इसके अंदर पाई जाने वाली सभी कोशिकाएं अगुणित है। तीनों प्रतिमुखी कोशिकाएं भी अगुणित है, नीचे वाली दोनों सहायक कोशिकाएं भी अगुणित है, अंड कोशिका भी अगुणित है, और द्वितीय केंद्रक जो है वो भी अभी तक अगुणित ही है, क्योंकि 2 अगुणित केंद्रक अभी तक अलग अलग पड़े हैं, संलयित नहीं हुए हैं। अब क्या हो जाता है कि भ्रूण कोश के अंदर पाए जाने वाली ये सभी अगुणित कोशिकाएं, इनमें से कोई भी एक अगुणित कोशिका बिना निषेचन के सीधे ही भ्रूण में परिवर्तित हो जाती है। ध्यान रखना, लैंगिक जनन में तो भ्रूण कैसे बन रहा था, परागनली इसके अंदर आ रही थी, परागनली में पाए जाने वाले दोनों नर युग्मक जो है उनमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयन कर रहा था, फलस्वरूप द्विगुणित भ्रूण बन रहा था, और दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से संलयित हो रहा था, जिससे भ्रूण कोश एंडोस्पर्म बन रहा था। मगर वो सब चीजें नहीं करनी है अपन को, यहाँ पर सीधे ही भ्रूण बना देना है बिना निषेचन की। तो भ्रूण बनाने वाली कोशिका कौन सी होगी उसके आधार पर बात करते हैं। अगर भ्रूण कोश की अंड कोशिका जो एक अगुणित कोशिका है
ये बिना निषेचन के सीधे ही भ्रूण में परिवर्तित हो जाएगी। ध्यान रखना किससे, जब अंड कोशिका जो है, अंड कोशिका जब बिना निषेचन के सीधे ही भ्रूण में परिवर्तित हो जाए, या अपन एक बात ये कहें कि सहायक कोशिकाएं हैं या प्रतिमुखी कोशिकाएं, इनमें से कोई भी कोशिका भ्रूण में परिवर्तित हो जाए बिना निषेचन की, तो दोनों अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जब भ्रूण कोश की अंड कोशिका बिना निषेचन के अगुणित भ्रूण में परिवर्तित हो जाती है तो इसे बोलते हैं अपन अनिषेक जनन। क्या कहते हैं, अनिषेक जनन। ध्यान रखना। और जब अंड कोशिका को छोड़ करके भ्रूण कोश की अन्य कोई भी कोशिका, जैसे सहायक कोशिका या प्रतिमुखी कोशिका है, इनमें से कोई भी कोशिका जब बिना निषेचन के भ्रूण में परिवर्तित हो जाती है तो इसे अपन कहते हैं अपबीजाणुता। क्या कहते हैं, अपयुग्मन, सॉरी, इसे बोलते हैं अपयुग्मन। अपयुग्मन दो चीजें हो गई है। देखो और मैं इसको ढंग से क्लियर करता हूँ आपको। यानी युग्मकोज विद असंग जनन जो है ना, युग्मकोज विद असंग जनन में पहली बात तो भ्रूण बनेगा और बिना निषेचन के बनेगा, अगुणित बनेगा। अब अगुणित बनेगा तो इसके भी दो प्रकार हो गए। एक तो हो गया अनिषेक जनन, अगुणित अनिषेक जनन भी बोल सकते हैं, अनिषेक जनन। और दूसरा हो गया है अपयुग्मन। दोनों कंडीशन के अंदर भी भ्रूण बिना निषेचन के अगुणित बनेगा, मगर किस कंडीशन में अनिषेक जनन कहेंगे, किस कंडीशन में अपयुग्मन कहेंगे। तो जब अंड कोशिका जो होती है, अंड कोशिका बिना निषेचन के, अंड कोशिका बिना निषेचन के ही भ्रूण में परिवर्तित होती है, तब तो इस युग्मकोज विद असंग जनन को अनिषेक जनन कहते हैं। और जब अंड कोशिका के अलावा अन्य कोई भी कोशिका, जैसे प्रतिमुखी कोशिका है या सहायक कोशिका है, कोई भी एक की बात कर रहे हैं तो दो सहायक कोशिकाएं, तीन प्रतिमुखी कोशिकाएं, उनमें से कोई भी एक कोशिका बिना निषेचन के सीधे ही भ्रूण में परिवर्तित होती है तो इसे अपन अपयुग्मन कहते हैं। तो युग्मकोज विद असंग जनन में दो प्रकार और हो गए हैं, एक तो अपयुग्मन और एक असंग जनन। ये दो प्रकार मुख्य रूप से भ्रूणिकी वैज्ञानिकों ने असंग जनन के बताए थे। बीजाणु विद असंग जनन, जिसमें बीजांड का या अध्यावरण की कोई भी द्विगुणित कोशिका जो होती है बिना निषेचन के भ्रूण में परिवर्तित हो जाती है, तो इस प्रकार के भ्रूण द्विगुणित भ्रूण होंगे। जबकि युग्मकोज विद असंग जनन के अंदर भ्रूण कोश या मादा युग्मकोज विद की कोई भी एक अगुणित कोशिका बिना निषेचन के अगुणित भ्रूण में परिवर्तित हो जाती है, तब इसे युग्मकोज विद असंग जनन कहते हैं। अब यहाँ पर अगर अंड कोशिका से भ्रूण बन रहा है बिना निषेचन के, तब तो ये अनिषेक जनन हो गया। और अब अगर यदि प्रतिमुखी या सहायक कोशिका में से, सहायक कोशिका से बिना निषेचन के भ्रूण बन रहा है, तब इसे अपयुग्मन कहते हैं। बात क्लियर हुई है। ये चीजें ही आगे, ये दो प्रकार है ना, यही दो प्रकार आगे जो चार प्रकार बनेंगे ना, पंचानन माहेश्वरी का वर्गीकरण आएगा, उसमें से यही चीजें आएगी। यानी मेन क्लासिफिकेशन यहाँ पर आ चुका है। इन दो से ही फिर आगे चल करके चार बनेंगे। आपको अच्छी तरीके से अगले वाला क्लासिफिकेशन भी समझ में आ जाएगा। इस चैप्टर का सबसे जो कंफ्यूजिंग वाला जो टॉपिक है ना, वो असंग जनन वाला ही है। इसको ध्यान से कर लेना। असंग जनन के जो प्रकार मैं आगे और बताऊंगा, उसके अंदर आपको कंफ्यूजन की स्थिति बनेगी कि भाई ये कौन सा हुआ, ये कौन सा हुआ। तो आप इस वीडियो को दो बार सुन करके ढंग से कर लेना। अगले वीडियो के अंदर अपन पंचानन माहेश्वरी ने जो असंग जनन के जो प्रकार बताए थे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।